नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस प्रसिद्ध चिंतक के बारे में बात करने जा रहे हैं वे हैं जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार, समाज विज्ञानी, अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व के बारे में या उनके दर्शन की पढ़ाई में कुछ कहना तो बेवजह शब्दों को खर्च करना होगा। हम मूल रूप से उनके जीवन और उनके चिंतन पर बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1813 में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक था और वे एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वाभाविक सी बात है कि वे मार्क्स को भी वकील बनाना चाहते थे और उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उनको बनना तो दार्शनिक था और उनको तो समाज के वंचित वर्गों, शोषित वर्गों की बात करनी थी। इसलिए उन्होंने फिर से बर्लिन यूनिवर्सिटी से दर्शन की पढ़ाई की। यद्यपि वे पारिवारिक रूप से, विरासत से कोई बहुत मुफलिसी की स्थिति में तो नहीं थे, मगर जीवन की कठिनाइयों या आगे जीवन की स्थितियों में जरूर वे मुफलिसी की गिरफ्त में आए और उन्हें उनके कार्यों के लिए, उनके क्रांतिकारी कार्यों, उनके तेवर के लिए 3 बार देश निकाला भी हुआ। 1843 में वे जर्मनी से उनका देश निकाला हुआ और इसका कारण कि इसके पहले वे जर्मनी में राइन समाचार पत्र एक निकलती थी, उसके संपादक हुए 1842 में। और वहाँ जो उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए लिखा, इसकी वजह से जर्मनी प्रसाद सरकार ने उन्हें देश निकाला दिया। फिर वे पेरिस गए और पेरिस में 1843 से 1845 तक उन्होंने फिर से एक अखबार में काम किया, लेकिन उनके तेवर नर्म नहीं थे। तो पुनः जर्मनी सरकार के दबाव में फ्रांस सरकार ने उन्हें पेरिस से निकलवा दिया। 1845 में वे बेल्जियम के ब्रुसेल्स में गए और 45 से 49 तक बेल्जियम में रहे और फिर अपने क्रांतिकारी तेवरों के कारण उन्हें वहां से भी निकलना पड़ा और अंततः 1849 से 1883 तक में, यानी कि मतलब वयस्क जीवन के लगभग आधे हिस्से में लंदन में रहे और 1883 में वहीं लंदन में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। खैर, इसी बीच में उनकी बचपन की प्रेमिका रही जेनी, उनसे उनका विवाह भी हुआ और पारिवारिक संबंध भी इसी तरह गरीबी में चलते रहे। और जब आप मार्क्स के जीवन को पढ़ेंगे तो उसमें 2 बातें बड़ी गजब दिखाई देती हैं कि मार्क्स को मार्क्स बनाने में उनकी पत्नी जेनी और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि उनसे संभवतः 1842 में मिले थे, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा।
कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में ज़ेनी ने मार्क्स का साथ नहीं छोड़ा और एंगेल्स ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया, और न केवल आर्थिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, बल्कि मानसिक स्तर पर भी वे मार्क्स के निकटतम सहयोगी थे। उनकी बहुत सारी, मार्क्स की बहुत सारी किताबें, या कहें कि अधिकांश किताबें एंगेल्स के सहयोग से ही लिखी गई हैं, और उसमें ज़ेनी की भी बड़ी भूमिका रही। खैर, इस सेशन में मूल रूप से मार्क्स के चिंतन पर बात करेंगे, मार्क्स के दर्शन पर बात करेंगे। मार्क्स का मूल दर्शन, मूल चिंतन 3-4 बिंदुओं पर आधारित है। उसमें पहला बिंदु है, पहला दर्शन है उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। दरअसल जब मार्क्स अपने दर्शन की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हेगेलियन फिलॉसफी का बड़ा वर्चस्व था बर्लिन यूनिवर्सिटी में और फिलॉसफी के दर्शन के क्षेत्र में। तो मार्क्स भी हेगल से काफी प्रभावित थे। तो डायलेक्टिज्म यानी कि द्वंद्ववाद मूल रूप से हेगल का विचार है। हालांकि आप मूल रूप से हेगल का विचार भी नहीं कह सकते, इसके पहले के भी कई दार्शनिकों ने, जिसमें कि शुरुआत के एथेंस के दार्शनिकों में, जिसमें प्लेटो और सुकरात भी आते हैं, वहीं से द्वंद्ववाद की शुरुआत होती है। लेकिन दर्शन में द्वंद्ववाद को ठोस तरीके से स्थापित करने का श्रेय जरूर हेगल को जाता है। हेगल मूल रूप से प्रत्ययवादी थे। वे विचारों की अवधारणाओं पर भरोसा करते थे। वे ये मानते थे कि कोई भी पदार्थ या कोई भी भौतिक वस्तु दरअसल विचारों का प्रतिबिंब है, उनकी वास्तव में कोई उपस्थिति नहीं है। और विचारों के मामले में वे मानते थे, उनका द्वंद्ववाद यह है, एक वर्ल्ड स्पिरिट, एक विश्व चेतन में यह देखते थे कि कोई भी विचार अपने विपरीत विचार से अलग नहीं है। यानी एक वाद, एक विचार में ही उसका विपरीत विचार भी निहित है। जैसे कि हम यदि कहते हैं कि हम दिन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें रात की बात निहित है। तो हेगल इसी तरह के प्रत्यय की बात करता था, जिसमें वह यह कहता था कि कोई भी विचार अपने विपरीत विचार से अलग नहीं है। और फिर वह उस विचार को, किसी भी विचार को 3 स्टेप में बांटता है कि कोई भी शुरुआत में कोई भी वाद, कोई भी प्रत्यय का अस्तित्व होता है। उसके बाद उसके विपरीत विचार के नेगेटिव निगेशन, निषेधात्मक निषेध से उसके प्रतिवाद का जन्म होता है। और जब प्रतिवाद वाद पर, वाद के मूल्यों पर भारी पड़ता है, तो एक तीसरे विचार का जन्म होता है, जिसे संवाद या सिंथेसिस कहते हैं। मार्क्स ने इसी विचार को पदार्थ के स्तर पर देखा, मैटर के स्तर पर देखा। चूंकि मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे, इसलिए वे
हर अवधारणा को भौतिक स्तर पर समझने का प्रयास करते थे, जबकि हेगल इसके विपरीत एक प्रत्ययवादी विचारक थे। तो हेगल मूल रूप से विचारों की सत्ता मानते हैं, जबकि मार्क्स मूल रूप से पदार्थों की सत्ता मानते हैं। तो जो बात हेगल ने विचारों के स्तर पर कही थी, वही बात मार्क्स पदार्थ के स्तर पर कहते हैं, भौतिक स्तर पर कहते हैं। इसलिए मार्क्स द्वंद्ववाद में मटेरियलिज्म को जोड़ते हैं और उनका सिद्धांत डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहलाता है। वे कहते हैं कि हर पक्ष में विपक्ष शामिल होता है और दो पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वे इसे ही थेसिस और एंटीथेसिस कहते हैं। वे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं का दाना एक थेसिस है, एक वाद है, और जब यह इसे बोया जाएगा और जब यह नष्ट होगा, जब यह अंकुरित होगा और जब यह पौधा बनता है नष्ट होकर, तो वह प्रतिवाद है। और जब तीसरे स्तर पर जब उस पौधे में पुनः दाना आता है और वह सूखता है, तो उसे वे सिंथेसिस कहते हैं। वे इसी प्रकार जीवन के या पदार्थ के अस्तित्व को डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के जरिए देखते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जैसा हीगल भी कहते थे कि वाद और प्रतिवाद के बाद जो विचार यानी सिंथेसिस में जो विचार आएंगे, वह वाद और प्रतिवाद से निश्चित ही नया और बेहतर होगा। तो मार्क्स भी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में कहते हैं कि दो पक्षों के बीच संघर्ष के बाद जो चेतना आएगी, जो अस्तित्व, जो पदार्थ निर्मित होगा, वह पहले से कई गुना बेहतर और नवीन और चेतन होगा। खैर, हेगल अपने द्वंद्ववाद में एक बात और स्थापित करते हैं, जहां से मार्क्स के दूसरे प्रमुख विचार एलिनिएशन के मार्ग भी खुलते हैं। मार्क्स का दूसरा प्रमुख विचार है एलिनिएशन, यानी अलगाववाद, यानी अजनबीपन की स्थिति। हेगल अपने द्वंद्ववाद में यह कहते हैं कि कोई भी कार्य जो किया जाता है, इसमें कार्य करने वाला कार्य करने की प्रक्रिया से भी प्रभावित होता है। यानी जब कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, तो पेड़ कटना वह पेड़ पर एक प्रभाव है कि पेड़ कट रहा है, लेकिन दूसरा प्रभाव व्यक्ति के विचारों के स्तर पर, व्यक्ति के चेतन के स्तर पर भी होता है कि व्यक्ति भी अंदर से चेतन के स्तर पर कट रहा होता है। यानी व्यक्ति कार्य को प्रभावित करता है और कार्य व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। विचार कार्य को प्रभावित करते हैं और कार्य विचार को प्रभावित करते हैं। यही बात मार्क्स पदार्थों के मामले में भी मानते हैं कि व्यक्ति कार्य को प्रभावित करता है और कार्य व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी से वे एलिनिएशन यानी कि अजनबीपन या अलगाववाद या विखंडन का सिद्धांत लेकर आते हैं। इसके अनुसार चूंकि एक कार्य
किसी कार्य को करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसका चेतन प्रभावित होता है। इसलिए जब श्रमिक किसी कारखाने में या फिर किसी पूंजीपति के यहाँ कोई कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य से व्यक्ति का चेतन प्रभावित होता है। पूंजीवादी स्वरूप में मजदूर उत्पादन करता तो है, लेकिन उत्पादन पर उसका अधिकार नहीं होता। उसका अधिकार या उसका काम सिर्फ काम करना है। इससे कार्य और उत्पादन के बीच एक सेपरेशन होता है कि व्यक्ति ने कार्य किया मगर उस कार्य से करने वाले को कोई अर्थ नहीं है, कार्य से करने वाले को कोई मतलब नहीं है। उसका काम सिर्फ कार्य को कर देना है। तो वह अलगाव जो कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन जो उससे प्रोडक्ट हुआ, जो उससे उत्पादित हुआ, उस पर उसका नियंत्रण नहीं होने से व्यक्ति पर जो दूसरा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के अंदर भी, व्यक्ति के चेतन के स्तर पर भी एक अलगाव की स्थिति आती है। दूसरे स्तर पर व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह किसी और से निर्देशित होता है। इससे भी उसके अंदर एक अलगाव की स्थिति होती है। इस तरह श्रमिक अपने खुद से अलगाव की स्थिति में व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक मशीन बन जाता है, वह एक उपकरण बन जाता है। इंटेलेक्ट, कई लोग कहते हैं कि नहीं, इंटेलेक्ट वर्क्स जो होते हैं या किसी कंपनी के अंदर रचनात्मक कार्य जो होते हैं उससे यह अजनबीपन नहीं होता है, लेकिन मार्क्स इसे खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी चीज को डिजाइन करना, किसी भी चीज को क्रिएट करना किसी कंपनी के अंदर, किसी पूंजीवादी फर्म के अंदर, इसमें उसका अधिकार केवल डिजाइन करना है। लेकिन डिजाइन के बाद, उसके क्रिएशन के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, वह उस प्रोडक्ट, उस उत्पादन के विषय में क्या निर्णय लिए जाए, इस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। इससे उसमें कार्य और व्यक्ति के बीच एक अलगाव की स्थिति होती है जो स्वाभाविक रूप से उसके चेतन पर प्रभाव डालता है। तीसरे बिंदु में श्रम शक्ति का जो कमोडिफिकेशन है, विनिमयीकरण है, इसके अंतर्गत माना जाता है कि किसी श्रमिक ने जो कार्य किया उसके बदले उसका एक छोटा सा वेतन तय कर दिया जाता है। बदले में उसे कोई मनोवैज्ञानिक संतुष्टि नहीं मिलती। वह उस कार्य के प्रति एक लगाव की भावना नहीं अनुभव कर पाता। इससे भी उसमें एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा श्रमिकों को कार्य में, किसी कार्य में इतना ही वेतन दिया जाना, इतनी ही सुविधाएं दी जानी कि वह फिर उसी कार्य को अनैच्छिक रूप से करने के लिए बाध्य हो। वह कार्य स्वैच्छिक रूप से करता है मगर उसमें बाध्यकारी व्यवस्था है। ये पूंजीवाद का अपना लक्षण है। तो इससे भी व्यक्ति में एक अलगाव होता है, क्योंकि उसके अंदर की इच्छा उसे कार्य करने से रोकती है, जबकि उसे उस कार्य को करना पड़ता है, क्योंकि यह उसकी जीविका का प्रश्न है, ना कि उसके इच्छा का प्रश्न है। इससे भी व्यक्ति में एक विखंडन पैदा होता है, व्यक्ति में एक अलगाव पैदा होता है, जो कि उसे एक मशीन बनाता है, उसे एक उपकरण के रूप में तैयार करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी
पूंजीपति फर्म में, किसी कंपनी में जब ये कहा जाए कि आप येलो कलर का ड्रेस पहने, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको नीली शर्ट पहनने का मन है, आपको इच्छा है कि आप पिंक शर्ट पहने, लेकिन आपके ऊपर निर्देश है कि आपको येलो शर्ट पहनना है। आप अनिच्छा से उस शर्ट को पहन रहे हैं। इससे भी व्यक्ति के अंदर एक अलगाव का बोध होता है और व्यक्ति फिर एक उपकरण बन जाता है, वह व्यक्ति नहीं रह पाता, उसकी मानसिक संतुष्टि नहीं हो पाती। मार्क्स का अगला प्रमुख दर्शन है हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद में भी वे मूल रूप से हीगल को बेस बनाते हैं, हीगल को आधार बनाते हैं। हीगल इतिहास को विचारों के जरिए देखते हैं, क्योंकि हीगल एक प्रत्ययवादी है, तो वे इतिहास को भी विचारों के जरिए देखते हैं। जबकि मार्क्स ये कहता है कि इतिहास समाज की भौतिक घटनाओं का परिणाम है, ना कि विचारों का। और इतिहास व्यक्ति के विचारों द्वारा ड्राइव या चालित नहीं होता, बल्कि प्रकृति के महत्वपूर्ण कारकों द्वारा निर्धारित होता है। और इतिहास को देखने का जो मार्क्सवादी नजरिया है, यह कहता है कि इतिहास केवल घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि इतिहास उन कारणों की खोज करता है जिनके कारण ये घटनाएं घटी हैं या घटती हैं। और जिससे मानव समाज का विकास करता है। इसे ही मार्क्सवादी थ्योरी में साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है, या फिर साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को स्थापित करने के लिए मार्क्स समाज के दो स्तर बताते हैं। एक उन्होंने डीप स्ट्रक्चर कहा है और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी जो संरचना है समाज की, उसके बारे में मार्क्स कहते हैं कि यह बुनियादी संरचना मूल रूप से अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति पर टिकी है। और यह आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था समाज की मूल संरचना है, जबकि ऊपरी संरचना में बाकी सारी चीजें आती हैं, जिसमें धर्म, राजनीति, मूल्य और वगैरह वगैरह। लेकिन ऊपरी संरचना पूरी तरह से डीप स्ट्रक्चर से परिचालित होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो राजनीति हो या कुछ भी। इसके बाद मार्क्स की जो अगली थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ सरप्लस यानी अधिशेष का सिद्धांत है। मार्क्स कहते हैं कि एक पूंजीपति जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसमें वह एक इनपुट कॉस्ट लगाता है। मान लिया जाए कि 100 रुपया, उसमें सारे इनपुट कॉस्ट मिला करके वह 100 रुपया लगाया। इसके बाद उसमें उसके उत्पादन में श्रमिक कार्य करते हैं। उस सारे श्रम के बाद वह श्रमिकों को 20 रुपये देता है और वह उस उत्पादन को 500 रुपये में बेचता है। तो 120 रुपया जो उसका टोटल इनपुट कॉस्ट हुआ मजदूर को मिलाकर, इनपुट कॉस्ट उसका 100 रुपया है, जिसके बाद उसने 20 रुपये मजदूर को दिए और वह उसको 500 रुपये में अगर बेच रहा है तो बाकी के जो 380 रुपये हैं वह उसे सरप्लस बताता है। और वह कहता है कि यह
अधिशेष, इस अधिशेष पर मूल रूप से, यह अधिशेष मूल रूप से सरप्लस ऑफ लेबर है, श्रमिकों का अधिशेष है। क्योंकि यह उत्पादन जो हुआ और उसमें जो इतना लाभ हुआ, उसमें मूल भूमिका मजदूरों की है, जबकि मजदूर को उसका बेहद कम हिस्सा मिलता है। और वह कहता है कि मजदूरों को इस अधिशेष पर अधिकार जमाना होगा। और वह अधिकार कैसे जमेगा? वह ऐसे जमेगा कि उत्पादन के साधनों पर सभी का हक, उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का हक, और उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का हक कैसे होगा? सामान्य रूप से पूंजीपति छोड़ना नहीं चाहेंगे या छोड़ेंगे नहीं, तो उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का हक हिंसक क्रांति के जरिए होगा, संघर्ष के जरिए होगा। ये मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस या अधिशेष का सिद्धांत है। और इसी बीच में वह शोषण का भी सिद्धांत देते हैं कि वह जो सरप्लस ऑफ लेबर है उसे मजदूरों को नहीं दिया जाना, और मजदूरों को इतना कम हिस्सा दिया जाना, इतना कम वेतन दिया जाना, जिससे कि वह केवल अपनी जरूरत, दैनिक जरूरत या फिर एक रिपीटेटिव जरूरत पूरी कर सके, ताकि वह कल फिर से मजदूरी पर आ सके। इतना ही दिया जाता है, जो कि शोषण का एक गहन रूप है। आगे संघर्ष के बारे में मार्क्स बताते हैं कि संघर्ष मानव इतिहास का जरूरी अंग है। जैसे कि वो डायलिस्टिक मेटरलिज्म में बता ही चुके हैं कि संघर्ष जीवन का जरूरी अंग है, और संघर्ष हमेशा होता है। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच संघर्ष जरूरी है। पुरातन काल में भी मुक्त नागरिक और दास के बीच संघर्ष था। सामंती समाज में जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। बाद में कुलीन और नागरिकों के बीच संघर्ष, और अब समय है कि पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच संघर्ष हो। और वे ऐतिहासिक भौतिकवाद को 5 प्रणालियों में बांटते हैं, जिसके द्वारा संघर्ष हो। एक आदिम कम्यून मूलक, दूसरा दास स्वामित्व में, तीसरा सामंतवादी, चौथा पूंजीवादी और 5वां साम्यवादी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साम्यवाद दरअसल मार्क्स का एक आदर्श समाज है जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सबका स्वामित्व होगा। पूंजीवाद का जो अजनबीपन है, लिनिएशन है, वह समाप्त होगा और निजी संपत्ति खत्म होगी। इसके बाद वे एक और सिद्धांत देते हैं जिसे वे पूंजीवाद का विनाश, सर्वविनाश कहते हैं। पूंजीवाद का सर्वविनाश का अर्थ है कि पूंजीवाद में ही ऐसे गुण हैं या में ही ऐसे दुर्गुण है जिससे वह खुद का विनाश कर लेगा। यह मार्क्स के अपना सिद्धांत है। इसके अनुसार वह कहता है कि जब पूंजीपति अपना अधिशेष बढ़ाएंगे और उसके पास इतनी पूंजी हो जाएगी कि वह अधिक से अधिक मशीनीकरण करना चाहेगा, और अधिक से अधिक मशीनीकरण के बाद परिणाम यह होगा कि अधिक से अधिक लोग बेरोजगार होंगे। अधिक से अधिक लोग बेरोजगार होंगे तो उनमें अधिक से अधिक असंतुष्टि होगी, उनकी क्रय शक्ति घटेगी, और वे एक दिन वे इस स्थिति में आ जाएंगे कि वे हिंसक क्रांति कर देंगे। और इस हिंसक क्रांति के बाद मजदूर या श्रमिक वर्ग पूरी तरह से उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेगा, जिसे वे साम्यवादी अधिनायकवाद
या फिर प्रोलेटेरिएट फ्यूडलिज्म कहते हैं। और वे तीसरा स्टेप बताते हैं, जबकि साम्यवादी अधिनायकवाद समाप्त होगा और सभी के पास समान धन होगा, सभी के पास उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार होगा। आगे मार्क्स के अन्य विषयों पर जो कुछ विचार हैं उसे समझते हैं कि धर्म के बारे में मार्क्स ये मानते हैं कि उनका प्रसिद्ध कथन है कि धर्म एक अफीम है। वे धर्म को अफीम मानते हैं क्योंकि वे इस बात को मानते हैं कि धर्म दरअसल शोषकों के द्वारा खोजा गया एक उपकरण है, टूल है, जिसके द्वारा शोषित को शोषित रखा जा सके। चूंकि शोषित अपनी स्थिति, अपनी खराब स्थिति, अपने शोषण की स्थिति से आकर कहीं क्रांति ना कर दे, कहीं हिंसा ना कर दे, इससे बचने के लिए वे धर्म का नशा देते हैं। वे बताते हैं कि वह ईश्वर की मर्जी से सब स्थितियां ऐसी है, ईश्वर सब ठीक करेगा, जिससे उसमें असंतुष्टि का भाव नहीं हो पाता। दूसरा, राष्ट्र के बारे में मार्क्स इंटरनेशनलिज्म को मानते हैं। वे राष्ट्र की कृत्रिम सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि मजदूर दुनिया भर में चाहे कहीं भी हो, वो एक तरीके से शोषित है। उनका शोषण हर जगह एक स्तर पर हो रहा है। इसलिए दुनिया भर के मजदूरों चाहे कहीं भी हो, उनको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि वे शोषण के स्तर पर, गरीबी के स्तर पर एक है। और इसी में उनका प्रसिद्ध वक्तव्य आता है कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी के, अपने शोषण के, अपने जंजीरों के। वे हमेशा एक सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं। वे इसलिए सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं, वे कहते हैं कि कोई भी संघर्ष धीरे धीरे नहीं होता, कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता। पानी धीरे धीरे नहीं उबलती है, पानी एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर उबल जाती है। इसलिए क्रांति हमेशा झटके में होनी चाहिए। और इसके अलावा भी वे जीवन के तमाम विषयों पर बात करते हैं। विवाह के बारे में मार्क्स ये मानते थे कि विवाह दरअसल निजी संपत्ति को आगे बढ़ाने का प्रमुख उपकरण है। एंगल्स की प्रसिद्ध किताब है द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें उन्होंने विवाह को मूल रूप से निजी संपत्ति को संरक्षित करने का प्रमुख उपकरण बताया है। चूंकि निजी संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए यह जानना जरूरी था, यह पता होना जरूरी था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो जन्म ले रहा है वह किसका है। इसके लिए एक विवाह प्रथा और स्त्री की नैतिकता जैसे तमाम अवधारणाएं समाज में आई। मार्क्स के दर्शन पर लंबी बात की जा सकती है। मार्क्स का दर्शन एक व्यापक फलक लिए हुए है। फिर भी हमने कोशिश की कि
सीमित समय में मार्क्स के दर्शन को समझा जा सके। हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अन्य दार्शनिक चिंतक या विचारक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।